चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने इससे पहले क्या कंप्लीट किया, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजों के साथ में डिस्कस किया। हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया, जिसमें मैंने कांग्रेस ने जब पैर रखा वहां से लेके इंदिरा गांधी कहाँ कहाँ तक गई, मैंने आपको क्लियर विजन दिया था कल। ओके, उसका रीकैप देखना है तो कल देख लेना। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज लेंदी। ये कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। इसको इलैबोरेट करने चाहते हैं, इट्स अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। जैसे हमारे कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इट्स नॉट इन अ पार्ट, है ना। हमारे शेड्यूल्स है, हमारे पार्ट्स है, हमारे आर्टिकल्स है, वो सब चीजें जो है वो एक ही बुक के अंदर है। ओके, ओरिजिनली आई एम टॉकिंग अबाउट ओरिजिनली, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ। 395 articles arranged under 22 parts and 8 schedules. ठीक है, today after many amendments, काफी सारे amendments होने के बाद में 441 articles है, 12 schedules हो गए, और it probably the longest and organic laws now extant in the world. ठीक है, मैम ये कल हो गया। ये कल हो गया, लेकिन थोड़ा सा मैं ले रही हूँ वापस से, ओके। थोड़ा सा पार्ट हो गया, पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, several reasons contributed to its praxolity. First, the constitution deals with the organization and a structure not only central government but also of the states. अब मैंने कल है ना आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर मैंने टू द एक्सटेंड ऑफ द पॉइंट आपको क्लियर किया था। ठीक है, सेकेंडली, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, center state relationship is matter of crucial importance, while other federal constitution have skeletal provisions on this matter. The Indian constitution has detailed norms. पहली बात तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर की कर ली, दूसरी बात ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की कर रहा है, जिसके जो प्रोविजंस है उसके नॉर्म्स को हमको डिटेल स्टडी करना है। और ये बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन द पॉइंट ऑफ सेंटर एंड अ स्टेट। ठीक है, तो मैंने आप लोग साथ ये भी डिस्कस किया है कि प्रेसिडेंट कैसे बनता है, सेंटर हमारी जो कॉपी पेस्टेड वो कहाँ से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 इज इक्वल्स टू जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, करेक्ट है। पार्लियामेंट जो है वो क्या है, मैंने आपको उस बारे में पूरी तरह से डिस्कशन किया है। ओके, तो यहाँ पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। नाउ व्हाट इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ व्हाट इज अ यहाँ फेडरलिज्म। स्टेट पावर्स भी है, एक सेंट्रल पावर्स भी है और कंकरेंट लिस्ट है। हाँ, दैट इज ठीक है, द। हम लोगों ने तीनों लिस्ट को डिस्कस किया है जी। ना, हमने तीनों लिस्ट को डिस्कस किया है। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या है। अब फेडरलिज्म को लेकर अगर मैं कहूं आपको, तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, कन्फेडरेशन है और फेडरेशन है। ये भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, फिर बता देती हूँ आपको मैं। यूनिटरी कॉन्फेडरेशन का, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका है, ग्रेट ब्रिटेन है, इटली है, करेक्ट है। जी। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो सेंटर को पावर्स होते हैं, ठीक है, और यस। सेंटर जो है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है वो टोटली सबऑर्डिनेट है सेंटर को लेकर, और जी। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो है, जो पावर्स है, वो एंजॉय करते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस की थी। नाउ, अब फेडरलिज्म को लेकर हम लोग बात करेंगे, तो आप ये देखो कि फेडरलिज्म के मेरिट्स क्या है, डीमेरिट क्या है, वो बाद में देखेंगे हम लोग। लेकिन ये क्रूशियल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि सेंटर और जो स्टेट है
इन लोगों का जो रिलेशनशिप था वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत क्रूशियल है समझने के लिए। ठीक है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों ने यूनिटरी देखा, कॉन्फेडरेशन देखा और फेडरेशन को भी देखा है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं फेडरलिज्म को जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू पे बताऊं तो फेडरलिज्म के जो सोवरीन पावर्स है वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं स्टेट और सेंटर के बीच में, है ना। मैंने जी आपसे क्या कहा, इंदिरा गांधी जब आई थी ना तो उसने क्या किया, उसको जब उसको गूंगी गाय कहा गया था तो उसने क्या किया उस चीज के ऊपर, उसने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट उसने सारे अमेंडमेंट्स पास करने स्टार्ट कर दिए। करेक्ट है? जी ठीक है, क्यों किए मैडम, थे? कल क्यों एक किए थे? बात करेक्शन करना था मैडम। हाँ एक बात, ये क्या इमरजेंसी को जो लाया गया वो 38 अमेंडमेंट था। हाँ, 38 अमेंडमेंट था लेकिन मगर इलाहाबाद कोर्ट का जो केस हुआ वो सुप्रीम कोर्ट को गए ना, इन्हों स्टे मिला हाँ, इनको। उस बीच में उन्होंने 39 अमेंडमेंट ले ले, 329 ये ले यस लगा है। यस यस यस, 329 अमेंडमेंट, 39 अमेंडमेंट आया था, वो करेक्ट है आपकी बात। यस मैडम। वो करेक्ट है कि 39 अमेंडमेंट जब उसने इमरजेंसी का ये किया उस समय जो अमेंडमेंट लेके आई थी वो 39th अमेंडमेंट, वो किस लिए किया था उसने? 39th अमेंडमेंट किस लिए लेके आई थी? व्हाट वाज द वो रीजन बिहाइंड टू ब्रिंग 39th अमेंडमेंट? इलेक्शन मैटर में जुडिशरी नहीं एंटर होना को बोल के इलाहाबाद जजमेंट को नलीफाई करने के लिए करे। हाँ, करेक्ट। तो वो उसने कहा कि जो जुडिशरी है उसको इंटरफियर नहीं करना है इलेक्शन के अंदर, क्योंकि जगमोहन सिंह ने तो उसे ये भी कहा ना हाँ, कि भाई हाँ, इलेक्शन कैंसल, यू आर बैंड। बराबर है ना ये बात? जी जी सही है। और इसके वजह से उसने क्या कहा कि ये जो बर्बादी हो रही है मेरी, मैं इतनी आसानी से अपने आप को बर्बाद होने नहीं दूंगी इस पॉइंट पे। उसका तो यही कहना था ना, बिकॉज जी उसको इस बात पे सेल्फ उसको बहुत लगा था, ये बात इनर उसको बहुत लगी थी कि हाउ डेयर यू। फिर वी आर कृष्णा अय्यर जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने कहा ना कि आप एज अ जज हो, आप एज अ प्राइम मिनिस्टर रहिए, वी डोंट माइंड यू बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, बट यू बट कांट वोट डोंट, डिपार्टमेंट। बट बट डोंट इलेक्शन के बारे में डोंट इंटरफियर, डोंट से एनीथिंग अबाउट इट। तो वो जो आप बोल रहे हो ना, इंदिरा गांधी पास द 38th अमेंडमेंट विच एंडेड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द इमरजेंसी बाय द जुडिशरी, वो 38 अमेंडमेंट है, बराबर है? सही। हाँ, 38 इमरजेंसी लाए, इमरजेंसी 39। लाया 38 में यस। और 39 में उसको ये किया ना, क्योंकि देखो इससे पहले उसने क्या किया, जो प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट कौन थे, फारूक अली अहमद ना, जो आर्टिकल 352 क्लॉज 1 के अंदर उसने जो ये करवाया, रातों रात इसने इमरजेंसी इमरजेंसी का ये कर दिया। और सही। 25 और 26 जून को उसने सारी चीजों को एकदम ये कर दिया ना। और 352 25 में प्रेसिडेंट के पास पावर्स है डिक्लेयर करने के लिए इमरजेंसी, और वो सेटिस्फाइड हो गई कि भाई हाँ ये ठीक है कि मैं, और इस पार्ट पे वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा था, इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहा था, अभी जो प्रेसिडेंट है उनको भी तो रीजन देना पड़ेगा ना इस चीज को लेकर कि हम लोग इमरजेंसी भाई क्यों लगा रहे हैं, कि हमारे जो रिलेशंस है, हमारे जो कंट्री के अंदर कुछ चीजें जो है वो नाजुक चल रही है, उसमें कुछ तकलीफें आ रही है जिसकी वजह से हमको इमरजेंसी लगानी पड़ रही है, बिकॉज दिस इज नॉट राइट नो, you bring an emergency using your veto power immediately on 25th and 26th of June. 25 दो जून। दिन लगा था उसने, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, इट वॉज नाइट जून 25 एंड 26। ओके। ठीक है, और जी उसके मैम। बाद जो आप 39th अमेंडमेंट की बात कर रहे हो ना, वो यहां से हुआ था, वो यहां से हुआ था। यस और मैम। उस 39 अमेंडमेंट को ये क्यों लेके आई थी, क्योंकि उसको चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, जो जुडिशरी है वो हम लोगों को यहाँ पे अटैक नहीं करनी चाहिए, जुडिशरी शुड नॉट इंटरफियर इन इलेक्शन मैटर्स। इलेक्शन मैटर्स में, जुडिशरी को अपना हाथ दूर रखने का है, जुडिशरी इज नॉट सपोज टू इंटरफियर इन दिस। दैट वाज द क्रूशियल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग विच यू ऑल आर सपोज टू अंडरस्टैंड। यस। ओके, नाउ
Now, thirdly, the constitution has reduced to writing many unwritten conventions of the British Constitution. Example, the principle of collective responsibility of the ministers, parliamentary procedure, etc. अभी आपको तो पता है ना कि कुछ अनरिटन कन्वेंशंस थे जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थे, है ना। अभी मैंने आपको क्या कहा कि गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 को जो कॉपी पेस्टेड है, वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि वो जो अनरिटन कन्वेंशंस थे। नाउ व्हाट इज अ कन्वेंशन, मैंने आप लोगों को बताया। टेल मी व्हाट इज अ कन्वेंशन बिफोर आई स्टार्ट। It is like president. इट इज लाइक प्रेसिडेंट जो पहले इट इज हुआ लाइक वो कस्टम प्रेसिडेंट जो पहले हुआ हाँ, वो अपना। because it's very dicey to understand the concept of this, because Yes. there is lot of difference of opinion. See, the constitution is not see, unwritten constitution refers to what? Not codified in a structured manner, no? कभी भी Yes. कुछ भी हो जाता है, कभी भी आधी रात को भी ये लोग रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में एनफोर्स कर लेते हैं, लॉज जो कोर्ट में लेके आ जाते हैं। एक मिनट, who's the one who's doing it, बाबा? राजेश, हाँ यस मैडम। ये जो यहाँ पर कैसे कर रहे हैं ना ये लोग, who's the one who's doing it? क्या कर रहे हैं मैडम वो? पेंस आप देखो ना, ये ग्रीन एंड पिंक, पता नहीं स्केचिंग कर रहे हैं यहाँ पर बैठे। दिस इज नॉट अ ड्राइंग क्लास, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन क्लास। कोई एडिट करके स्क्रैप कर रहा है मैम, कौन है पूछिए मैम। ये गलती से किसने होगा किया? मैडम किसी ने। वो डिस्टर्ब हो जाता हूँ। हाँ ना, हम इतना एंग्रॉस हो जाते हैं ना इसको पढ़ाने के लिए, इतना मेहनत करते हैं ये सब चीजें लेके आने के लिए। 250 के आलू के 250, आलू के 250। चलो, चलो। Thirdly, the constitution has reduced to writing in many unwritten conventions. अब मैंने आपको क्या बताया, अनरिटन कन्वेंशंस का मतलब यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोडिफाइड नहीं है, उसका कोई स्ट्रक्चर मैनर नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये रिफर करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉडिफाइड है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो उस मैनर में है जैसे होना चाहिए, ठीक है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि जैसे ऐसा कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है जो आपको ये बता दे कि कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे हमारे इसमें आर्टिकल्स है, पार्ट्स है ना, शेड्यूल्स है जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें एक जगह पे नहीं दी गई है, ठीक है। इन लोगों को कस्टमरी लॉज जो फॉलो करते हैं, अब यूके में क्या होता है आप देखेंगे कि ऐसे लॉज है जो कस्टमरी है, ठीक है। इन लोगों का कुछ प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, प्रॉपर ये लोगों के लिए जो सुप्रीम है दैट इज अ पार्लियामेंट, ठीक है। उन लोगों के लिए पार्लियामेंट ही सब कुछ है और हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही सब कुछ है। और इसके वजह से कहा कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कोई टच नहीं कर सकता है। आप ऑल्टर कर सकते हो उसमें जो आपको दूसरी चीजें चाहिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते हो। यू कांट डू एनीथिंग टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने आप लोगों को एक सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम बताया था, जिसको रातों रात क्या बनाया गया था, सीजीआई अपॉइंट किया गया था, ठीक है। उसका नाम क्या था, मैंने ये भी कल डिस्कस किया था कि हुआ ही, जिसको जो ये है कांग्रेस, इंदिरा गांधी जी, ये उन्होंने उनको रातों रात एन सीजीआई राय बना मैडम, दिया था। ये एन राय। ए एन राय, परफेक्ट। और आफ्टर ए एन राय को भी सीजीआई अपॉइंट होने के बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती थी, डिसीजंस इनके अगेंस्ट में ही आ रहे थे कांग्रेस के, है ना। तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को ही तो फॉलो किया जा रहा था। एवरीथिंग वाज कॉपीड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है,
ठीक है, तो इसके जो प्रिंसिपल्स है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर मिनिस्टर्स फॉलो करने चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, fourthly, there exist various communities and groups in India. Now there are various communities ना, हमारी जो कम्युनिटी है वो डिफरेंट है। मैंने इससे पहले आपको ये भी बताया कि पहले जो प्रोविंसेस होते थे इज इक्वल्स टू स्टेट्स। मैंने ये बताया था कि प्रोविंसेस जो होते हैं उसे स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टेट्स जो थे वो पहले इतने सारे स्टेट्स थे क्या? नहीं थे। कांग्रेस ने क्या बोला कि चलो हम एक काम करते हैं कि जैसे हम लोग आ जाते हैं एज अ इलेक्शन में, हम इलेक्ट होके आ जाते हैं, तो जितने भी आप कास्ट वाले होंगे, जितने भी कम्युनिटीज के लोग होंगे, हम लोग वैसे वैसे स्टेट बनाते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे बॉम्बे में मराठी और गुजराती लोग आ गए रहने के लिए, ज्यादा मैं बता रही हूँ, ज्यादा की बात कर रही हूँ मैं, तो इस वजह से क्या हुआ, बॉम्बे के स्टेट में, बॉम्बे जो है हमारा, उसमें मराठी लोग ज्यादा हो गए, तो महाराष्ट्र एक स्टेट बन गया। गुजराती लोगों को गुजरात में भेज दिया गया, तो वहां पे एक गुजरात स्टेट बन गया। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वेरियस कम्युनिटीज थी, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स थे इंडिया के अंदर। तो अब इन लोगों के पास एक चैलेंजिंग काम था कि जो लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद जो यहाँ इंडिया में आए हैं, वहां पे वो कैसे करेंगे। और ड्यूरिंग दैट पीरियड, वो जब पार्लियामेंट में उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, दे वर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट वी आर सपोज टू डू। ठीक है ना, to remove mutual distrust among them, it was felt necessary to include in the constitution detailed provision on the fundamental rights, safeguard to the minorities of scheduled tribes, scheduled castes and backward classes. आप लोगों को मैं बता दूं कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अनटचेबिलिटी was the basic thing to understand. पहले जो चीज थी वो थी अनटचेबिलिटी। ठीक है, नाउ व्हाट इज अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी क्या होती है? क्या होती है अनटचेबिलिटी? आप नहीं वो लोगों को पता है व्हाट इज अनटचेबिलिटी? नहीं वो छूत छूतछात अस्पृश्यता। हाँ, छूतछात। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था ना, स्पेशल प्रिविलेजेस थे फॉर द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट डिसएडवांटेज। इस बात का था कि अनटचेबिलिटी को इन्होंने डिस्क्राइब किया कि स्लर होता है, ब्लॉट होता है, और ये जो है फेयर है इंडिया के अंदर। तो यहां पर क्या हुआ, अनटचेबिलिटी को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे, लेकिन अनटचेबिलिटी को इनका डिबेट हुआ कि इसको हटाने का है, इसको निकालने का है। ठीक है, वी हैव टू रिमूव द अनटचेबिलिटी। तो इसके एडवांटेज क्या हो गए कि जो पुअर्स थे उन लोगों को टेम्पल्स में एंट्री मिल गई, रिजर्वेशन हो गया, लेजिस्लेचर के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स मिलने लगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनने लगे। और हमारे यहाँ पर इस अनटचेबिलिटीज को लेकर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन लेना स्टार्ट किया। ठीक है, उन लोगों को रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हो गई, सीट्स मिलना स्टार्ट हो गई, जॉब्स मिलना स्टार्ट हो गई। जैसे हम देखते हैं कि गरीबों के बच्चों में और जो रिच बच्चे हैं उनके बीच में कितना डिफरेंशिएट किया जाता था, इससे पहले की बात बता। नाउ तो देयर इज नथिंग लाइक दैट, नाउ तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। बट प्रीवियसली कैसे देखा जाता था, वी वर सपोज टू बी जज, ये काला है, ये गोरा है, ये गरीब है, ये श्रीमंत है, ये रिच है। तो दीज आर द पीपल हु आर कैटेगराइज, है ना, ऐसे कैटेगराइज होते थे हम लोग। तो इट वॉज फेल्ट नेसेसरी टू इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स, इसलिए फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए जरूरी हो गए थे उस आर्टिकल्स जो हम पढ़ने वाले हैं। क्यों? इस वजह से क्योंकि हमारी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, शेड्यूल्ड कास्ट है, और जो बैकवर्ड लोग हैं, उन क्लासेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब जरूरी था। इसीलिए ये लोग डिटेल प्रोविजंस लेके आए, और जो हमारी इंडिया के लोगों को समझाने की कोशिश करी गई। यू नो, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू स्टेप आउट फ्रॉम द हाउस, गर्ल्स को बाहर नहीं आने दिया जाता था। वोटिंग राइट्स तो दूर की बात है। यू नो, फ्रांस और देयर इज वन, आई थिंक यस, फ्रांस एंड इंडिया,
ये दोनों ने साथ में वोटिंग राइट स्टार्ट किया था वुमेन को लेकर, व्हेन देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि जो एज हुआ करती थी, इट वाज प्रीवियसली इट वाज 21 years, है ना। 21 साल में वोट देते थे आप। कौन 21 साल में वोट देता था? हाँ, ऑल इंडियंस जिसकी एज अबाउ द एज ऑफ 21 थी, वो वोट करते थे स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन में। उसके बाद में देयर वाज एन अमेंडमेंट, जो चेंज आया कि 18 years के बच्चे भी वोट कर सकते हैं। ठीक है ना। लोकसभा की इलेक्शन हुई थी, अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी आ गए, है ना, जिसको लेकर आप आ गए, है ना। तो दिस इज व्हाट इज द वोटिंग राइट्स विच केम टू अ पिक्चर नाउ। Fifthly, to ensure that the future India be based on the concept of social welfare, the constitution includes DPSP. Now, social welfare क्या है? What is a social welfare? क्या है हमारा social welfare? हाँ, बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा? सोशल वेलफेयर पे कुछ बात कही है क्या उन्होंने? हाँ ऊंचा नीचा नहीं रहना चाहिए, हाँ, उन्होंने सबको ये समान कहा कि समान अवकाश। आर्टिकल, हाँ, हम जब आर्टिकल्स में जाएंगे, इसको डिस्कस करेंगे कि जो स्टेट है वो क्या करना चाहिए, लोगों के वेलफेयर के हित को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, बाय सिक्योरिंग, और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, भले वो सोशल ऑर्डर में क्यों ना हो, जस्टिस में क्यों नहीं हो। उसके बाद में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मतलब इनका कहना ये था कि राजनीति ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ राजनीति इंपॉर्टेंट नहीं है, कि पॉलिटिक्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों को सोशली, जो अनटचेबिलिटी की बात की जा रही है ना, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की बात की जा रही है, बैकवर्ड क्लासेस की बात की जा रही है, उन लोगों को लेकर यहाँ पे कहा गया कि उनके भी हित का सोशल वेलफेयर करने का है, उनको भी बढ़ाने का है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द पीपल हु आर रिच, बट यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पुअर एंड द रिच। ठीक है, ये इंक्लूड किया डीपीएसपी के अंदर। ठीक है, ठीक है, ऐसे स्टेट पॉलिसी बनी, ये सब चीजें बनी, और कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ाएगा। नाउ लास्टली कमिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, not only fundamental principles of governance, but also many administrative details such as provisions regarding citizenship, official language. कल हमारी बात हुई थी कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इलेक्ट्रोलियल मशीनरी, इन अदर वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स आर यूजुअली लेफ्ट टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक बिल पास हुआ था, एक बिल पास करने की कोशिश, एक अमेंडमेंट लेके आया गया था, जहां पर लैंड्स को लेकर हमने जो कल एक बड़ा केस को डिस्कस किया था, उसमें मैंने क्या कहा था आपको लॉ ऑफ द लैंड को लेकर? कलंदर साहब, मैंने लॉ ऑफ द लैंड को लेकर क्या कहा था? मैडम हम ये केशवानंद भारती डिस्कस किए थे। यस, तो वो क्या है, केशवानंद भारती क्या बोलता है? 368 को अमेंडमेंट करने, 368 में अमेंडमेंट करने का अधिकार पार्लियामेंट को है, मगर ना दे विल नॉट टच दिस बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, 368 में जो हाँ, पार्लियामेंट है उनको अधिकार है, है है। but not touching the basic structure of the constitution. यस, Very important part. ठीक है ना, क्योंकि अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की जड़ों को हिला दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा क्या? वेयर वुड कॉन्स्टिट्यूशन लाई, है ना। तो ये इस वजह से the farmers of the Indian Constitution, however, felt that unless these provisions were contained in the Constitution, मैंने आप लोगों को क्या कहा था, कि एक बात मैंने आपसे ये भी कही थी, अब जैसे एम्प्लॉयज है ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया के अंदर बेसिकली जो डेली वेजेस पे चलते हैं, ये बात मैंने आपसे कही थी, हाँ, कि इंडिया के अंदर जो डेली वेजेस पर चलते हैं हमारे एम्प्लॉयज, जिनको रोज का वेतन मिलता है, ठीक है, वो कितना देना चाहिए, कितना दिया जा रहा था, और अब उसके ऊपर कब सुनवाई होने वाली है और हमको कितना मिलने वाला है।
मैंने ये भी बात आपके साथ में डिस्कस किया था। जी। क्या कहा था, याद करो। और वो सब स्टेट में एक नहीं है, कम है, डिफरेंट ज्यादा डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट है। हाँ वो क्योंकि वो स्टेट के इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा मतलब हाँ केरला में करेक्ट। बहुत ज्यादा है, केरला में बहुत ज्यादा है। हाँ, केरला में ज्यादा है और हमारे महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा है, यूपी में लेकिन है, बाकी जगहों पर, आंध्रा में कम है, आंध्रा में कम कर्नाटक है, में कम बाकी है। सारी जगहों पर कम कम है। हाँ जी बराबर जी ना। जी हाँ हाँ। जी। तो एक बात मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे ये बताओ, बिफोर स्टार्टिंग बिफोर स्टार्टिंग में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। 102nd अमेंडमेंट जो थी वो क्या थी, और उससे अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया गया था? व्हाट वाज दिस 102nd अमेंडमेंट, व्हाई इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? नहीं, याद नहीं। चलो मैं ही बता देती हूँ। मराठा रिजर्वेशन, बिकॉज आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके ओके, राइट मैडम। Yes. Maharashtra State Reservation for Socially Educationally Backward Classes, that's SEBC Act 2018, एक रिजर्वेशन पास हुई थी जिसमें 16% मराठास के लिए बोला गया था। इन पब्लिक एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में उन लोगों को 68% रिजर्वेशन चाहिए था। तो तो वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने should not pass 50%। 2019 में उसको रिड्यूस कर दिया, एजुकेशन में 12% और आई थिंक जॉब्स में 13%। जॉब्स में 13%। तो इस चीज को आप लोग रिजर्वेशन जो राजेश, आई थिंक आपको ये मालूम होना चाहिए, हम महाराष्ट्र से हैं तो पर्टिकुलरली Yes। इस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक और है। और एक और एक बात भी है ना मैडम, 50% क्रॉस होता कर बोल के गिरीज है ना। हाँ, 50% सीलिंग रिजर्वेशन जो सुप्रीम ऐसे- कोर्ट ने 1992 के जजमेंट में दिया था इंदिरा स्वामी वर्सेस इंदिरा यूनियन गांधी के ऑफ इंडिया के इंदिरा अंदर। गांधी के इंदिरा गांधी के यस। तो इंदिरा गांधी। 50% सीलिंग रिजर्वेशन, हम्म। और इट्स अ गुड लॉ ऐसे कहा गया था। और मगर इसको वो लेकर इन्होंने ईडब्ल्यूएस सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस के पीपल है जिसको वायलेट कर रहे थे, उनको यस, इन्होंने सबक सिखा दिया। हाँ बंद, मगर ईडब्ल्यूएस को देने के बाद 10% ज्यादा हो गया ना मैडम। हाँ, ईडब्ल्यूएस को देने के बाद 10% इंक्रीज हुआ, इसीलिए तो बताया ना आपको मैंने, ये रीजंस थे ना। आप लोगों को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि विच व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट किया गया था? मैंने बार बार ये बात कही है नहीं, आगे बढ़ने से पहले। 26 नवंबर 1949 को साइन हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 1950 को फोर्स में आया था। यस यस। हाँ। वो भी क्या है, तो वो लाहौर सेशन के प्रियम्बल बाद पास में कब हुआ था? अगर मैं वो पूछूं आपको, प्रियम्बल पास कब हुआ था? नवंबर 22 जनवरी हम्म। 22 जनवरी। 22 जनवरी 1947। यस मैडम। यस मैडम। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था? ये 26 जनवरी 1929 लाहौर में। लाहौर में। वो पर नेशनल वो फ्लैग याद है। हमारे यहाँ पे कब अडॉप्ट किया गया था? ट्वेंटी हाँ। सेकेंड ऑफ जुलाई 1947। यस। हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? हमारा इंडिया का नेशनल सॉन्ग क्या है? राष्ट्रगान। वंदे वंदे मातरम। मातरम, वंदे मातरम। यस यस। वो कब आया था? अंतिम चंद्रा केसो। कब आया था वो? कब आया था याद नहीं मालूम। 24 जनवरी 1950। ओके। और उसके बाद नेशनल एंथम कब आया था? जनगणमन। कब आया था बाबा? 26 जनवरी 1950।